जी अस्सलाम वालेकुम। तो उससे पहले हमने इम्यून सिस्टम का एक लेक्चर पढ़ा था। अब जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ा ना उसमें हम जो 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस हैं वो पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सारी बात है उसके अंदर तो स्किन है, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट क्या स्किन है, ठीक है। तो उसके अंदर जो हमें प्रोटेक्शन दे रही होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के तौर पे काम कर रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे, वो क्या है, वो स्किन आ जाती है, ठीक है। अब जो स्किन होती है एक तो वो मतलब हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, स्किन है। अब ये लार्जेस्ट ऑर्गन जो है प्रोटेक्शन देता है, और कैसी कैसी प्रोटेक्शन देता है, फिजिकल प्रोटेक्शन देता है, मतलब ये फिजिकल बैरियर के तौर पे भी एक्ट करता है। फिजिकल से मुराद है ऐसा बैरियर जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये केमिकल बैरियर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, और इसके साथ ही ये जो है ना उसके मैकेनिकल बैरियर के तौर पे भी काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी केमिकल और मैकेनिकल जो है वो मैं समझाती हूँ कैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब हम बात करते हैं कि जो स्किन है वो तो हमें मतलब प्रोटेक्शन दे रही है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे। स्किन के साथ और क्या चीज़ें हैं, तो जो स्किन होती है ना, देखो जो हमारी स्किन है ना वो हर तरफ से इंटैक्ट नहीं है, मतलब हर तरफ से इंटैक्ट है ऐसे नहीं है, हर जगह पे स्किन मौजूद है। जो आपके कानों का सुराख है उसमें स्किन मौजूद नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आपके ये लिप्स हैं, ठीक है, इसके अंदर भी क्या है, यहाँ पे अभी आपके क्या स्किन मौजूद नहीं है, ओपनिंग मौजूद है। इसी तरह हमारी बॉडी पे बहुत सारी ओपनिंग्स मौजूद हैं, ठीक है। अब जो ओपनिंग्स है ना उसके अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ज़रूरी नहीं है ओपनिंग्स के अंदर ही हो, और भी जगह पे होती है, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, और जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो भी क्या करेगी, प्रोटेक्शन देगी हमें, ठीक है। पहली बात तो क्या आ जाएगी, म्यूकस मेम्ब्रेन। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन के अलावा और क्या चीज़ आती है, इसके अलावा हेयर आते हैं। अब हमारी स्किन पे क्योंकि हेयर भी मौजूद है, नेल्स मौजूद हैं, वो भी आते हैं, ठीक है। अब ये जो स्किन, हेयर, नेल्स, ये सारी चीज़ें हैं क्या, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इनको मिला के कहते हैं कि ये इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है, ठीक है। अच्छा, जब हम पढ़ते हैं ना ब्लड के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि ये जो ना मेसोडर्म से आता है। तो ये किस डर्म से आता है, ये एक्टोडर्म से आता है। ये वो है ना नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये कह सकते हैं, कच्चा पक्का कह सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें हेयर्स, नेल्स, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें क्या बना देंगी, इंटेग्यूमेंट्री। वैसे इंटेग्यूमेंट्री जो मैंने लफ्ज़ पढ़ा था पहली दफ़ा, मैंने यहाँ पर पढ़ा था जो सीड होता है ना कोई, उसका जो छिलका होता है वो मेरा ख्याल है इंटेग्यूमेंट के हिसाब से होता है, और इंसानों के अंदर भी स्किन छिलका ही है एक तरह से, ठीक है। अच्छा, अब जो स्किन है ना उसकी आगे जो है ना उसके अंदर वो भी होती हैं, जो उसके हिस्से हैं ना वो भी होते हैं, मतलब वो एक लेयर नहीं है, 3 लेयर है। लेकिन उस 3 के अंदर डिवाइड होने से पहले उसकी एक और भी चीज़ है वो मैं बताती हूँ। देखो जो स्किन है ना उसके अंदर सबसे पहले आ जाती है बाहर वाली लेयर, ठीक है। वो कौन सी होती है, वो होती है एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस होती है, इसके अलावा एक होती है डर्मिस, बस ये 2 लेयर्स हैं। लेकिन एक और लेयर होती है उसका नाम होता है हाइपोडर्मिस। जो हाइपोडर्मिस है ना उसके अंदर और होता है फैट्स स्टोर, ठीक है। लेकिन अभी हम उसे नहीं लिखेंगे, हम बस बात करेंगे एपिडर्मिस पे और डर्मिस पे। अब जो एपिडर्मिस लेयर होती है ना उसके मतलब वो जो सेल्स होते हैं वो सारे के सारे डेड होते हैं, ड्राई सेल्स होते हैं, जो हमारी बाहर सामने में जिसको हम टच कर सकते हैं, जो हमें बाहर सामने नज़र आ रहे हैं ना, वो वाले सेल्स की बात हो रही है। डेड और ड्राई सेल्स होते हैं, ठीक है। अब देखो जब वो डेड भी हैं, ड्राई भी हैं, तो देखो जो कोई मतलब पैथोजन आएगा ना उसको यहाँ पे पानी नहीं मिलेगा, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, तो वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकेगा, ठीक है। इस वजह से हम जो है स्किन उसको क्या कहते हैं कि वो कैसा है, वो फिजिकल बैरियर के तौर पे भी काम कर रही होती है, ठीक है। इसी तरह अब डेड और ड्राई सेल्स हैं तो पैथोजन जो है वो तो ग्रो नहीं कर सकेगा, तो ये जो सेल्स होते हैं ना इनको रिप्लेस करना फिर भी पड़ता है, ठीक है। वो रिप्लेस कैसे होते हैं, वो 1 मंथ के बाद हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डर्मिस है ना उसकी बात ही करें तो उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे आ रही हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स के अलावा जो हमारे नर्वस सिस्टम है वो भी यहीं पे आ रहा है, जो नर्व्स हैं वो भी यहीं पे आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्लैंड जो होते हैं ना हमारे स्किन के अंदर, जैसे सेबेशियस ग्लैंड है, जो मतलब अभी मैं सेबेशियस का भी बताती हूँ, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। ये सारे के सारे ग्लैंड भी कहाँ मौजूद होते हैं, डर्मस के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एपिडर्मिस है उसके अंदर कुछ नहीं होता। एपिडर्मिस की जो है ना आगे 3 लेयर्स होती हैं, उन पर बात कर लेते हैं, वो अहम बात है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, वो होते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। कौन सी पहली कौन सी लेयर है, स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम है सबसे बाहर वाली जिसको हम टच कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अंदर वाली होती है ना स्ट्रैटम कॉर्नियम के बाद दरमियान वाली, उसका नाम होता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम। क्या नाम है उसका, स्ट्रैटम स्पाइनोसम। जो लास्ट वाली लेयर है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है स्ट्रैटम बेसल, ठीक है। स्ट्रैटम बेसल जो है ना अंदर वाली है, जो बेसल है ना जहाँ जहाँ पे बेसल लफ्ज़ है, आप बस एक बात समझ लो, यहाँ पे कोई डिवीजन चल रही है, ठीक है। अब जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है उसके बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे कैसे डेड ड्राई सेल्स मौजूद हैं। जब डेड ड्राई सेल्स हैं तो यहाँ पे कोई डिवीजन वगैरह नहीं हो सकती, लेकिन मैंने भी बोला यहाँ पे 1 महीने बाद सेल्स ने डिवाइड करना है, ठीक है, नए सेल्स आने हैं, तो वो कैसे आते हैं, और ये होता है कि जो स्ट्रैटम बेसल है ना ये डिवाइड करती है, ठीक है। डिवाइड कर करके ये जो अगली लेयर है ना उसको रिप्लेस करती है। फिर ये जो यहाँ पे सेल्स है ना
इन्होंने रिप्लेस करना है इसको, मतलब ये वाले जो सेल्स हैं ना इन्होंने ज़्यादा होना है, ठीक है। जब ज़्यादा होंगे तो ये वाले इसकी जगह पे चले जाएंगे, जो ये वाले सेल हैं इसकी जगह पे चले जाएंगे। तो इस तरह ये हर महीने जो है ना वो क्या होता है, महीने के बाद रिप्लेस होते जाते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो सेल होते हैं वो होते हैं कौन से सेल हैं, ठीक है, वो होते हैं केराटिनोसाइट्स, ठीक है। उनका नाम क्या है, केराटिनोसाइट सेल है। अब जो केराटिनोसाइट सेल है इसका मतलब एक ही है कि वो क्या बनाते हैं, केराटिन प्रोटीन बना रहे हैं। अब देखो मैंने भी यहाँ पे बताया था कि जो स्किन है वो क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गन है, लेकिन इसके बावजूद जो हमारे अंदर केराटिन प्रोटीन है वो अबंडेंट नहीं है। एनिमल्स के अंदर मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सी होती है, कोलेजन होती है, ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मोस्ट अबंडेंट कौन सी होती है, रुबिस्को, ठीक है। अच्छा, अब जो केराटिन है उसकी तो मैं बात कर रही थी। केराटिन का फ़ायदा क्या, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें जो स्किन है ना उसको मतलब एक टफ सी लेयर देनी है, ठीक है, टफ लेयर देनी है। अब जो टफ लेयर है वो क्या करती है, टफ लेयर का फ़ायदा ये होता है कि उसने प्रिवेंट करना होता है वाटर के लॉस को। अब देखो मैंने बताया था यहाँ पे वाटर जो वो नहीं मौजूद, लेकिन मैंने ये नहीं कहा था यहाँ पे भी वाटर नहीं मौजूद, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जब वाटर मौजूद होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो वो है ना मतलब जब वो टफ लेयर मिल जाएगी, केराटिन आ जाएगी, तो वो उसकी वजह से इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है, ये फ़ायदा होगा। अब इसके अलावा जो है ना इसके बाद हम जो नेक्स्ट लेयर पे जाएंगे वो कौन सी होती है, सर्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है। जो सर्ट्रेटम कॉर्नियम है ना इसके अंदर 10 to 30 लेयर्स होती हैं सेल्स की, ठीक है। कितनी, 10 to 30 लेयर्स सेल्स की। 10 to 30 लेयर्स किसकी होती हैं, सेल्स की। मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं लेकिन सारे के सारे मुर्दा। अच्छा, इसके अलावा जो अगली बात है वो ये है कि जो सर्ट्रेटम कॉर्नियम है, ठीक है, सर्ट्रेटम कॉर्नियम के बारे में मैंने बताया यहाँ पे डेड वगैरह सेल्स, डेड सेल्स हैं, ठीक है। अब जो डेड सेल्स हैं सारी बात है उनके अंदर मेटाबॉलिज्म भी नहीं होगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे मेटाबॉलिज्म ना हो ना वहाँ पे उसका मतलब यही होता है यहाँ पे डेथ है, ठीक है। अब यहाँ पे मेटाबॉलिज्म नहीं है तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे तो बैक्टीरिया को पानी तो वैली नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर रहे थे डर्मिस के ऊपर, ठीक है, डर्मस लेयर के ऊपर। तो जो डर्मस लेयर है ना वो थिकेस्ट लेयर होती है। कौन सी लेयर है, थिकेस्ट, मतलब एपिडर्मिस के अंदर 3 लेयर है लेकिन फिर भी थिकेस्ट कौन सी है, डर्मस लेयर है, ठीक है। अब जो डर्मस लेयर है वो थिकेस्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा जो बात है वो ये है कि इसके अंदर मैंने पहले भी बताया क्या क्या आएंगे, ब्लड वेसल्स आएंगी, नर्व्स आएंगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। इसके साथ ही साथ जो हेयर के फॉलिकल्स हैं ना वो भी इसके अंदर होते हैं। कौन कौन से, हेयर के फॉलिकल्स, मतलब जो हमारी स्किन है उसके ऊपर हेयर होते हैं, ठीक है, जैसे ये मेरे हेयर है, ठीक है। यहाँ पे जो इसके ऊपर हेयर मौजूद होंगे वो कहाँ से निकलते हैं, उसके अंदर जो फॉलिकल मौजूद होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो फॉलिकल भी जो होते हैं ना वो डर्मस लेयर के अंदर होते हैं, ठीक है। डर्मस लेयर के अंदर इसके फॉलिकल्स भी मौजूद होते हैं, ग्लैंड्स मैंने बताया यहाँ पे होते हैं, और ब्लड वेसल्स यहाँ पे होते हैं, और नर्व्स यहाँ पे होते हैं। इसके साथ ही साथ रिसेप्टर्स जो होते हैं वो भी यहीं पे होते हैं। रिसेप्टर्स कौन से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मैकेनो रिसेप्टर और नोसी रिसेप्टर, सारे के सारे रिसेप्टर्स भी यहीं पे होते हैं। अच्छा, ये भी हमें पता है कि जो हेयर फॉलिकल है ना उसके पास भी रिसेप्टर असल में पड़े होते हैं। तो हेयर फॉलिकल कहाँ पर, डर्मस में, तो रिसेप्टर कहाँ पर, डर्मस में, सब बराबर, ठीक है। अच्छा, स्किन के वेट की बात कर लेते हैं। तो जो स्किन का वेट होता है ना 15% होता है, मतलब बॉडी का टोटल वेट अगर 100% है तो उसमें 100% में से जो 15% है ना वो है स्किन का। मतलब अगर एक इंसान है उसका वज़न 100 किलो है तो उसका अगर 100 किलो वज़न है तो उसका 15% 15 किलो जो वज़न होगा ना उसकी बॉडी का वो उसकी स्किन का होगा। अगर हम इसकी रेशो निकाल के और इस पर ज़रा सर खपाना चाहें तो हम ये कहेंगे कि जैसे मैं 100 के कर लेती हूँ, 50 किलोग्राम एक इंसान है 50 किलोग्राम का, ठीक है। तो 15 का हाफ क्या होता है, 15 का हाफ होता है 7.5, ठीक है। तो उसके अंदर जो 7.5 किलोग्राम है वो क्या है, वो उसकी स्किन का वेट है, ठीक है। और जो 50 किलोग्राम है वो क्या है, वो उसकी बॉडी का वेट है। इसी तरह अगर हम इसको मज़ीद हाफ़ करें और इसको मज़ीद हाफ़ करें तो हमें 25 किलोग्राम के इंसान के अंदर उसकी स्किन का वेट कितना है वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो बहुत एक अहम बात है ना वो ये है कि स्किन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है। तो जो स्किन है उसकी पीएच होती है एसिडिक, ठीक है। और एसिडिक पीएच की वजह से बहुत से बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया बहुत डीट हो, वो ना हट रहा हो, वो फिर भी ग्रो कर जाए तो वो आ जाए, अंदर आ जाए, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस उसे मार देगी, ठीक है। अच्छा, अब अगर पीएच बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वो कितनी होती है, वो होती है 3 to 5 पीएच, ठीक है। 3 to 5 पीएच मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं है लेकिन एसिडिक होती है स्किन की पीएच, ठीक है। और एसिडिक पीएच के अंदर यहीं पे हमारे पास एंजाइम भी मौजूद होता है। वो कौन सा एंजाइम होता है, लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम का काम ये होता है कि इसने बैक्टीरिया को मारना होता है, ठीक है। क्या करना है, बैक्टीरिया को मारना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आपके स्किन पे पड़ा हुआ है, ये असल में मतलब किसी ना किसी ग्लैंड की सिक्रेशन के तौर पे कहीं ना कहीं आ जाएगा, फिर आता है, ठीक है, वैसे नहीं आता। ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो ये जो ग्लैंड्स हैं ये कैसे ग्लैंड्स हैं हमारे पास,
ये हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड है, ठीक है। अब जो सेबेशियस ग्लैंड है और जो सेवेटिक ग्लैंड है, ये दो ग्लैंड होते हैं स्किन के ऊपर, ठीक है। अब जो सेबेशियस ग्लैंड और सेवेटिक ग्लैंड है, इनकी जो सिक्रेशन है उसको हम टच कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास कैसा है, ये एक फिजिकल बैरियर है, ठीक है। कौन से, ये हमारे पास जो ग्लैंड्स का होना है कैसा है, ये एक फिजिकल बैरियर है। जो सेबेशियस ग्लैंड है ना, वो उससे क्या मुराद होता है, उससे मुराद होता है वो वाला ग्लैंड जिसने सीबम से क्रिएट करनी है, ठीक है। सीबम क्या होती है, सीबम जो है ना वो एक ऑयली लेयर का नाम है, ठीक है। मतलब हमारे जो फेस है उसके ऊपर एक जो तेल तेल सा आ जाता है, जो ऑयली लेयर आ जाती है, वो क्या होती है, उसको सीबम कहते हैं, ठीक है। उस सीबम के फ़ायदे भी होते हैं, ठीक है, हमें बुरी लगती है लेकिन उसके फ़ायदे भी होते हैं। इसी तरह जो स्वेटर ग्लैंड है वो क्या करती है, वो स्वेटर से क्रिएट करता है, और जो स्वेटर है उसके भी हमें पता है फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो उसका यही है, इसने कूलिंग करा देनी है, ठीक है, एवापोरेशन होगी। इसके अलावा जो सीबम है उसको मैंने क्या बताया कि ये ऑयली लेयर है। जो ऑयली लेयर है इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो जो ऑयली लेयर है ना, इसके अंदर मौजूद होता है ऑयल, ठीक है। और इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेकिन लैक्टिक एसिड थोड़ा सा होता है, ज़्यादा नहीं होता। कितना होता है, थोड़ा। और इसके अलावा इसकी जो पीएच होती है ना, वो होती है एसिडिक। क्यों एसिडिक, क्योंकि स्किन की भी एसिडिक है ना, वरना क्या होता है कि जो हमारी ये सीबम था इसकी पीएच होती है अल्कलाइन और हमारी स्किन की पीएच होती है एसिडिक, तो हमारे मुंह पे नमक आ जाना था, मतलब वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाना था, ठीक है। और अगर स्वेट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्वेट ग्लैंड ने स्वेट प्रोड्यूस किया, ठीक है। वो जो स्वेट प्रोड्यूस किया, स्वेट के अंदर क्या होते हैं, साल्ट्स, ठीक है। अच्छा, हमें ये भी लगता है हमारी जो स्किन है वो कैसी है, साल्टी साल्टी। कभी चख के देखना, साल्टी होती है। लग गया पता क्यों है। यहाँ पे आ गया लाइसोजाइम, यहाँ पे लाइसोजाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा लाइसोजाइम और जगहों पे भी होता है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम होता है किसके अंदर, स्वेट के अंदर। अब देखो स्वेट का फ़ायदा ये है कि वो मैंने जो मतलब है, हमें गर्मी तो लग रही थी तो हमें बुरा तो लग रहा था स्वेट, लेकिन उसका कोई फ़ायदा भी है, ठीक है। इसी तरह जो सीबम है उसका भी फ़ायदा है कि वहाँ पर जो है बहुत सारे जो जरासीम है वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, हम मुख्तलिफ सिस्टम के अंदर बात कर लेते हैं। जैसे अभी मैंने वो इनलेट और आउटलेट की बात बताई थी कि हमारी जो स्किन है वो सारी की सारी इंटैक्ट नहीं है, उसके अंदर इनलेट्स और आउटलेट्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ताकि उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके वहाँ से जरासीम ये ना समझे इतने केड़ा स्किन है इतों वड़ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसके अंदर भी क्या मौजूद होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ होती है, हमारे ट्रैकिया के अंदर, हमारे सारे पासे पड़ी होती है, ठीक है। और नाजल कैविटी में भी होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि क्या करेगी, जरासीम को मारेगी। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, उसकी नेचर होती है ग्लाइकोप्रोटीन वाली, ठीक है। कैसी नेचर है उसकी, ग्लाइकोप्रोटीन वाली नेचर है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम बताया, उसके अंदर क्या म्यूकस मेम्ब्रेन है, कहाँ कहाँ पे, नेज़ल एपिथेलियम, नेज़ल। अब ये भी एक चीज़ है, वहाँ पे सीलिया भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो जो सीलिया वो भी क्या कर रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर भी क्या है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मौजूद है, और भी क्या कर रहे हैं, जरासीमों को पकड़ रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर तो बिलखसूस म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है, ठीक है। क्या मौजूद है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और इसके अलावा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर और क्या चीज़ होती है, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, एचसीएल होता है, ठीक है। एचसीएल के अलावा अब वो जो गैस्ट्रिक जूस है उसकी पीएच पता है कितनी है, 2। मतलब वो जो 3-4 पीएच पे जरासीम नहीं मर सका और उसने कहा कि नहीं मैंने तो अंदर आना है, वो यहाँ पे मर जाएगा, ठीक है। पीएच 2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, सॉरी म्यूकस मेम्ब्रेन भी होती है यहाँ पे, ठीक है, जो कि 4th लेयर के अंदर होती है, ठीक है। मतलब हमें पता ना कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है उसके सिस्टम होता है, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, वो सेरोसा होती है, मस्कुलरस होती है, सब म्यूकोसा, ठीक है। तो उसके अंदर जो चौथी लेयर होती है, चौथी लेयर के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के प्रोड्यूस करने के लिए ग्लैंड्स वगैरह मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है, म्यूकस। जो म्यूकस होता है वो भी जरासीम को मार देता है। अच्छा, हम ये तो कही जा रहे हैं कि जो म्यूकस है वो क्या करता है, वो जरासीम को मार देता है, लेकिन एक और सोचने की चीज़ जो है वो क्या है कि म्यूकस के अंदर तो वाटर भी होता है, और जो वाटर है वो तो बैक्टीरिया उसको पिएगा, तो वो तो मतलब उसके लिए तो ये एक स्टेबल बात है, उसके लिए तो ये एक अच्छी बात है, वो पानी पिएगा, रिप्रोड्यूस करेगा, डिवाइड करेगा वगैरह वगैरह। तो ये म्यूकस से मार क्यों रहा है, तो मुझे नहीं पता, मैं पूछ के बताऊँगी। और सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भी क्या मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी म्यूकस है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास वो यूरिनरी सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम के अंदर भी ओपनिंग आती है। वो कौन सी ओपनिंग होती है हमारे पास, वो होती है यूरेथ्रा, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम के अंदर यूरेथ्रा आ जाती है ओपनिंग की सूरत में। अब वो वहाँ से भी हमारे पास क्या है, पैथोजन एंटर कर सकता है, ठीक है। अब अगर वहाँ पर भी हमारे पास क्या मौजूद होना चाहिए, म्यूकस, तो सारी बात है वहाँ पर भी म्यूकस होता है, ठीक है। और क्या चीज़ मौजूद होती है म्यूकस के अलावा, वो एसिडिक
एसिडिक पीएच मौजूद होती है, ठीक है। एसिडिक पीएच मौजूद होती है, यानी देखो अब हमारे पास एसिडिक पीएच है तो वहाँ पे भी क्या होगा, मतलब जो ना एक स्टेबल माहौल नहीं मिलेगा, कोई भी पैथोजन है उसको स्टेबल माहौल नहीं मिलेगा, इसकी वजह से वो सही से ग्रो नहीं करेगा। थोड़ी सी बातें करते हैं लैक्रिमल ग्लैंड के ऊपर। जो लैक्रिमल ग्लैंड है ना, वो क्या होता है, उसका काम होता है टीयर्स को प्रोड्यूस करना, ठीक है। कौन सा ग्लैंड? टीयर्स प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड। अब ये जो टीयर्स प्रोड्यूस करने वाला ग्लैंड है ना, टीयर्स के अंदर भी एंजाइम होता है। कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम। मतलब अगर एक बंदा रो रहा है तो वो तो रो रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका ऐसा निज़ाम बनाया कि एक तरफ वो रो रहा है, दूसरी तरफ से उसे फ़ायदा हो रहा है, उसके अंदर जरासीम जाने से बच रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अच्छा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान है, वो रो रहा है और वो अल्लाह ताला से शिकवा कर रहा है कि या अल्लाह ये क्यों है मेरे साथ, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला ने उसे दुख इसलिए दिया हो ताकि उसकी आंख से आंसू निकलें और उसके अंदर जरासीम ना जा सके उस वक़्त जो कोई उसके आसपास हो, मे बी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं लाइसोजाइम पे कर लेते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। जो लाइसोजाइम है, एक तो वो टीयर्स के अंदर आ गया, दूसरा वो हमने सारे के अंदर पढ़ा स्वेट के अंदर, ठीक है। स्वेट के अलावा और ये किसके अंदर होता है? सलाइवा के अंदर। हाँ, सलाइवा के अंदर भी ये मौजूद होता है। अच्छा, वैसे जो स्वेट है उसकी पीएच एसिडिक है, सलाइवा की पीएच हाँ थोड़ी सी एसिडिक है, 6 पे आ रहता है, 8 से 6 पे आ रहता है। 8 पे तब होता है जब फ्रेश सलाइवा होता है और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है, लेकिन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जाती है और 6 pH पे आ रहता है, एसिडिक होती है, लेकिन थोड़ी सी एसिडिक, बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जो स्वेट है उसके अंदर भी एसिडिक पीएच है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता, स्किन की पीएच पता है 3 to 4 होती है, और उसके अंदर भी लाइसोजाइम है, तो मतलब हम ये देख सकते हैं लाइसोजाइम हर जगह कैसी पीएच पे रह रहा है, एसिडिक, तो इतने भी पीएच फिर एसिडिक ही होनी है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जो टीयर्स वाली बात है, टीयर्स जो है वो हमारे पास किसके अंदर आ जाएंगे? केमिकल बैरियर के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड की सूरत आ जाती है। और इसके अलावा अगर सलाइवा की बात करें तो सलाइवा के अंदर सिर्फ लाइसोजाइम तो मौजूद नहीं है, उसमें तो साल्ट्स भी मौजूद है, ठीक है। साल्ट्स मौजूद है, कौन से सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद है, जिसका काम क्या होता है? उसने पीएच को मेनटेन करना होता है, ठीक है। इसी तरह जो स्किन है, देखो जैसे अभी मैंने बताया उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसके अंदर वो जो है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है वो मौजूद है, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ सिस्टम है उनके अंदर भी वो म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद है और लाइसोजाइम मौजूद है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? ये हमारी स्किन को प्रोटेक्शन सॉरी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दे रही है, किससे? पैथोजन से, ठीक है, पैथोजन से प्रोटेक्शन दे रही है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक और चीज़ होती है, वो कौन सी चीज़ होती है? ब्लड क्लॉट, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट होता है ना, वो हमारी, अब देखो हम जो ब्लड क्लॉट है ना, हम उसको कहते हैं कि इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर कैसे शामिल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में शामिल करते हैं और इसको फिजिकल बैरियर में कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पे ये बात नहीं कर रहे कि जो ब्लड क्लॉट है वो बन रहा है, ठीक है। क्योंकि जो मतलब हम ये बात नहीं कर रहे, जो देखो जो ब्लड क्लॉट है ना, वो यहाँ पे एक इंसान है, उसका उसके अंदर से खून निकला, उसके यहाँ पे खून जम गया, हम ये जो खून का जमा होना है ना, इसको हम कह रहे हैं कि ये जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ रहा है। हम ये सारी बात नहीं कर रहे कि वाइट ब्लड सेल आए, उन्होंने लड़ाई की, हम ये सारी बातें कर ही नहीं रहे, हम ये बातें करेंगे आगे जाके सेकंड और थर्ड के अंदर, ठीक है, वगैरह वगैरह थर्ड में करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लड क्लॉट है, तो लेकिन हम सिर्फ बात करें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस बने हुए ब्लड क्लॉट की, जो खून जमा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसकी बात, जो कि हम कहाँ पे? हमारे स्किन के ऊपर हम इसे फिजिकली टच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है? फिजिकल बैरियर के अंदर और हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। जो ब्लड क्लॉट का बनना है वो भी क्या है? हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाता है, ठीक है। मैकेनिकल बैरियर की बात कर लेते हैं, तो जो मैकेनिकल बैरियर होता है ना, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं मैकेनिकल बैरियर के अंदर? तो उसमें कफिंग आ जाती है, ठीक है। जैसे एक इंसान है वो खांसी कर रहा है तो उसके अंदर के जरासीम बाहर आ रहे हैं। स्नीजिंग, जैसे कोई बंदा छींक रहा है तो भी उसके अंदर के क्या होगे? जरासीम बाहर आएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पिटिंग, थूकना, ठीक है, जो कि एक बुरी बात होती है, लेकिन देखो हमारे बुरे कामों में भी हमें कोई कोई फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता हम बुरे काम करें। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की, ठीक है। तो जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर रहता है मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस किससे बन रहे होते हैं? तो मैक्रोफेजेस बन रहे होते हैं मोनोसाइट्स के साथ, ठीक है। मोनोसाइट्स जो हैं वो कहाँ पे होते हैं? मोनोसाइट्स होते हैं, मतलब वो बन रहे होते हैं बोन मैरो से, ठीक है। मतलब जो बोन मैरो है उसके कुछ सेल्स होंगे, जो सेल्स होंगे वो डिवाइड करेंगे, उसके अंदर होते हैं वो मतलब बेसल सेल या स्टेम सेल्स, ये सेल्स होते हैं और ये डिवाइड करके मोनोसाइट्स बनाते हैं। मोनोसाइट्स जो है और 10 to 20 आवर्स के लिए ब्लड के अंदर ही पड़े रहते हैं, ठीक है। 10 to 20 आवर्स के लिए किसमें पड़े हैं? ब्लड के अंदर पड़े हैं। लेकिन उसके बाद मतलब जब 10 to 20 आवर्स कंप्लीट हो गए उसके बाद वो मैक्रोफेज बन जाएंगे, ठीक है। और जब वो मैक्रोफेज बनेंगे ना तब वो सारी चीज़ों को खा जाएंगे, क्योंकि मैक्रोफेज, फेज का मतलब होता है खाना, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, बड़ा हो जाएगा ना, इसका मतलब साइज़ बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इनके और नाम भी होते हैं, इसको कहते हैं एपीसीज, ठीक है। एपीसीज से क्या मुराद होता है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन से होते हैं?
मैं भी समझाती हूँ। असल में देखो, ये फ़र्ज़ करो कि मतलब कोई जरासीम आया था, फ़र्ज़ कर लो कोई जो है ना वो आया था बैक्टीरिया, ठीक है। ये बैक्टीरिया आया था ना, उसको मैक्रोफेज ने खाया, ठीक है। खाने के बाद ये उसने इसकी जो ये मतलब ये एक मैक्रोफेज है, उसने क्या किया, इस मैक्रोफेज ने उस वो जो मतलब बैक्टीरिया खाया था उसके टुकड़ों को यहाँ पे सजा दिया है, ठीक है। उसने उसको सजा दिया है, सजा के सारी दुनिया में ऐलान हो जाए कि मैं ये हाल करूँगा, मेरे पास आए तो मेरे से पंगा लिया तो, ठीक है। तो ये जो इनको ये इनकी इसी बात की वजह से इनको क्या कहते हैं कि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। अब इसके लगाने की वजह से ये होता है कि इंटरल्यूकिन 1 पैदा होता है। क्या होता है? इंटरल्यूकिन 1 पैदा। जब इंटरल्यूकिन 1 पैदा होता है ना, तो इंटरल्यूकिन 1 कराता है पायरेक्सिया। पायरेक्सिया से मुराद है टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, ठीक है। क्या होना? टेम्परेचर का इंक्रीज़ होना, यानी इंसान को बुखार होना। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, असल में पायरेक्सिया का काम ये होता है कि मतलब ये जो इंटरल्यूकिन 1 होता है ना, ये काम कर होता है पायरोजन। पायरोजन से मुराद होता है एक केमिकल। तो ये जो इंटरल्यूकिन 1 है, ये केमिकल के तौर पे काम करेगा, और ये केमिकल जाके हाइपोथैलेमस के ऊपर जो हमारा मतलब सेट पॉइंट है, टेम्परेचर सेट हुआ है कि भाई 37 डिग्री रखना है, ठीक है। इसने उसको ऊपर कर देना है, ठीक है। मतलब जब वो ऊपर होगा तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे मतलब फ़र्ज़ कर लेते ये कर देता है वहाँ पे जाके 39 सेट पॉइंट, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेट पॉइंट हाइपोथैलेमस पे हुआ, उसने पूरी बॉडी का टेम्परेचर वही कर देना है, यानी पूरी बॉडी का टेम्परेचर 39। अब पूरी बॉडी का टेम्परेचर 39 होगा तो इंसान को क्या होगा, पायरेक्सिया। और जब पायरेक्सिया होगा ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इंसान के अंदर आयरन की कमी होती है। आयरन की कमी ऐसी होती है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, तो जो हमारी लिवर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारी की सारी जो आयरन है, खून के अंदर मौजूद आयरन, ठीक है। आयरन कहाँ पे है? हीमोग्लोबिन के अंदर, ठीक है। तो वो जो आयरन है ना, वो आयरन को इकट्ठा करके अपने अंदर डाल लेते हैं, ठीक है। जब आयरन वहाँ पे नहीं होगी ना, तो आयरन नहीं होगी तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगा, डिवाइड नहीं करेगा। बैक्टीरिया ने आयरन क्या करनी होती है, उसने इस आयरन को इस्तेमाल करना होता है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अपने सेल के आसे पासे वाली मेम्ब्रेन बनाने में। और उसने ये जो इस्तेमाल करना है ना, वो इसको इस्तेमाल करना है फॉलिक एसिड की सूरत में, ठीक है। जब फॉलिक एसिड की सूरत में इस्तेमाल करेगा और फॉलिक एसिड होगा ही नहीं, वो देखेगा तो वो फ़ौरन से वफात पा जाएगा। अच्छा, अगर टेम्परेचर की बात करें ना, तो 37 डिग्री तो हमारा कैसा टेम्परेचर है, नॉर्मल, ठीक है। 37 डिग्री कैसा नॉर्मल है। और अगर 39.4 डिग्री, जिसकी मैंने एग्जांपल भी दी थी, 39.4 डिग्री उसकी बात करें तो वो डेंजरस होता है, मतलब इंसान को ज़्यादा बुखार है। मतलब ये मैं डिग्री सेल्सियस में बता रही हूँ, फ़ारेनहाइट में नहीं बता रही, ठीक है। और अगर हम बात कर लें 40 डिग्री की, 40.6 डिग्री की, तो वो कितना होता है, वो फैटल होता है, मतलब बंदा फोत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आके जो एंजाइम्स है इंसान के, वो क्या होने लग जाता है, डीनेचर होने लग जाते हैं। जब डीनेचुरेशन होगी तो कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। जब मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाबॉलिज्म की ना होने की वजह से, मैंने बताया था कि जहाँ पे भी मेटाबॉलिज्म ना हो वो जगह क्या हो जाती है, डेड। असल में यहाँ पे होता है कि जैसे यहाँ मेरे पास एक पैथोजन आया, ठीक है। पैथोजन ने आके क्या कराया, उसको उसे छेड़ा छुड़ा, ठीक है। छेड़ा तो उसकी वजह से क्या होता है, जो मतलब हमारे पास केमिकल है ना वो पैदा हुआ, पायरोजन पैदा हुआ। जब पायरोजन पैदा होता है ना, तो पायरोजन क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कराता है। जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ करवा रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इंसान को पायरेक्सिया हो रहा है। मतलब पायरोजन ने क्या करवाया, पायरेक्सिया करवाया। पायरेक्सिया की वजह से क्या हो रहा है, ग्रोथ स्टॉप हो रही है किसकी, पैथोजन की, ठीक है। ग्रोथ स्टॉप हो रही है किसकी, पैथोजन की। तो ये साइकिल चल रहा होता है एक तरह से। काम कर कौन रहा था, ये काम कर रहे थे मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस का एक तो नाम होता है ना एपीसीज, इसका एक और नाम भी होता है, वो होता है बिग ईटर्स, ठीक है। लेकिन इस नाम के पीछे कोई कहानी नहीं है। इसका नाम होता है बिग ईटर्स क्योंकि ये चीज़ें खाते हैं। अच्छा, हाँ बस ठीक है। और इसके अलावा और भी हमारे पास और किस्म के मैक्रोफेज होते हैं, मतलब सारे सेल्स मैक्रोफेज नहीं होते। हम यहाँ पे वाइट ब्लड सेल्स की बात नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये ठीक है। क्योंकि ये मोनोसाइट्स से आ रहे हैं, मोनोसाइट्स हैं वाइट ब्लड सेल्स के टाइप, ग्रैन्युलोसाइट्स की नहीं बल्कि ये ग्रैन्युलोसाइट्स के टाइप, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं और जो हमारे पास होते हैं मैक्रोफेज के तौर पे काम करने वाले सेल्स, तो वो होते हैं हमारे पास एन के सेल्स, ठीक है। और इसके अलावा एक और सेल्स भी होते हैं, तो कौन से थे, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना, वो हमारे जो पूरा वाइट ब्लड सेल्स के जितने भी सेल हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है ना, वो होती है न्यूट्रोफिल्स की, ठीक है। और वो कितने होते हैं, 62% होते हैं। इनसे ज़्यादा कोई और सेल मौजूद नहीं है वाइट ब्लड सेल के अंदर, सारों के अंदर, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा क्या है, अबंडेंट है, 62% होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम भी होता है सिर्फ और सिर्फ फैगोसाइटोसिस का। अब जो फैगोसाइटोसिस इन्होंने करनी है, वो कैसे करनी है, जैसे हम मैक्रोफेज की बात कर रहे थे ना, वो खाई जा रहा है, खाई जा रहा है, खाई जा रहा है। और जब वो खाता है ना, तो खाने के बाद मतलब एंड पे ना उसने एक वाइट सब्सटेंस बना देना होता है, उसको कहते हैं पस, ठीक है। एंड पे इसने जो है वो क्या बना देना होता है, वाइट सब्सटेंस बस बना देनी होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जरासीम है, ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेज है, उसने इन सारों को खा लिया, और जब खा लिया तो वो खुद फोत हो जाएगा, और फोत हो जाएगा तो ये जो मैक्रोफेज की डेड बॉडी है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या पड़ा हुआ है, पस पड़ा हुआ है। और ये मतलब हमारे कुछ बन जाएगा, मतलब कोई जख्म कुछ भी जो भी बनता है।
अच्छा, जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो फेगोसाइटोस करते हैं, लेकिन फेगोसाइटोस ऐसे करते हैं कि सिर्फ ओनली वन टाइम, मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा फेगोसाइटोस करेंगे, मतलब एक ही जरासीम खाएंगे, इसका ये मतलब है। मतलब दूसरे किसी जरासीम को नहीं खाएंगे, एक बार खाएगा और फोत हो जाएगा, बस ये मतलब एक ही बार खाते हैं। और एक बार खाने के अलावा उनके अंदर एक खास बात ये होती है कि इनके अंदर एमीबॉयड मूवमेंट है, मतलब ये अमीबा वाली हरकतें कर रहे होते हैं, इनकी मतलब चलने का स्टाइल और इनकी शेप वगैरह अमीबा से मिलती होती है, ठीक है। एनके सेल से मुराद होता है नेचुरल किलर सेल्स। जो नेचुरल किलर सेल्स होते हैं ना, ये फेगोसाइटोस नहीं करते कुछ भी, ठीक है। बल्कि क्या करते हैं, जो एनके सेल्स होते हैं ना, वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं केमिकल्स को, सॉरी प्रोटीन्स को, ठीक है, प्रोटीन्स को, या मतलब केमिकल नहीं होती, प्रोटीन ही होती है। उस प्रोटीन का नाम होता है परफोरेंस प्रोटीन, ठीक है। अब जो परफोरेंस प्रोटीन है ना, उसका क्या काम है, जैसे मेरे पास फ़र्ज़ करो ये एक सेल था, ठीक है, ये एक सेल था, इस सेल के अंदर जो है ना वायरस गया, ठीक है। जब इसके अंदर वायरस गया ना, तो वायरस ने इसकी मशीन पे काबू किया इस सेल की मशीन पे, ठीक है, और वायरस जो है ना इसकी मदद से अपनी कॉपियाँ बनाने लग गया। तो जो एन के सेल्स है ना, वो क्या करेंगे, एन के सेल्स जो है ना इसके पास जाएंगे, ठीक है। और ये जो सेल है, मतलब जो कि इन्फेक्टेड सेल है, किसकी वजह से इन्फेक्टेड है, इस वायरस की वजह से इन्फेक्टेड है, ठीक है। इसके ऊपर जो है ना परफोरेंस प्रोटीन गिराएंगे, ठीक है, मतलब इसके ऊपर क्या गिराएंगे, परफोरेंस प्रोटीन गिराएंगे। परफोरेंस प्रोटीन इसके ऊपर आके गिरेगी तो इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, उसके अंदर ऐसे ऐसे सुराख हो जाएंगे, ठीक है। जब इसमें सुराख होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो सारा है ना वो इसकी प्लाज्मोलाइसिस वगैरह वगैरह हो जाएगी, ठीक है। जब वो होगी तो उसकी वजह से ये श्रिंक करेगा और ये फोत हो जाएगा सेल, ठीक है। असल में ये पैदा करते हैं एक और चीज़, गैमा इंटरफेरोन्स, ठीक है। जो गैमा इंटरफेरोन्स है ना, वो क्या होते हैं, गैमा इंटरफेरोन्स होते हैं, इंटरफेरोन्स की एक टाइप, और इंटरफेरोन्स होते हैं एंटीवायरल प्रोटीन्स, ठीक है, एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं। और भी हमारे पास दो तरह के इंटरफेरोन्स होते हैं, लेकिन उनको जो है ना एन के सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, वो कौन से होते हैं, अल्फ़ा और इसके अलावा बीटा इंटरफेरोन्स, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने बता रही थी ना अभी पहले, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स भी कुछ प्रोटीन्स वगैरह को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो कौन से होते हैं, वो होता है डिफेंसिन प्रोटीन, ठीक है, कौन सी, डिफेंसिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम भी मौजूद होता है, वो कौन सा होता है, लाइसोजाइम, ठीक है, हमेशा की तरह लाइसोजाइम एंजाइम बनाते हैं और किसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, डिफेंसिन प्रोटीन को, जो कि डिफेंस दे रही है। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर अभी तक हमने मैक्रोफेज वगैरह ही पढ़े हैं, ठीक है, और पैरेक्सिया पढ़ा है। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, वो होता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है ना, उसके अंदर होती हैं प्रोटीन्स, ठीक है। और प्रोटीन्स उसके अंदर होती कितनी है, तो उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेटली बताऊँ तो उसके अंदर होती हैं 20 प्रोटीन्स, ठीक है। जो 20 प्रोटीन्स हैं, अब प्रोटीन्स आ गए हैं तो सारी बात है लिवर ने बनाई होनी है, लिवर ने ये बनाई होती है। लेकिन अगर मैं एक्यूरेटली ना बताऊँ और बताऊँ अगर हमने किताब को फॉलो करना है, तो हम कहेंगे 30 प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। 30 प्रोटीन्स होती हैं किसके अंदर, कम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर। जो कम्प्लीमेंट सिस्टम है उसने ये प्रोटीन्स कहाँ से हासिल की, लिवर से हासिल की, ठीक है। लिवर से हासिल करने के बाद ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये वो भेज देता है ब्लड के पास, ठीक है। सारी बात है, पहले भी सारी चीज़ें ब्लड के अंदर ही जाती हैं, तो ये वाली जो प्रोटीन्स हैं ये भी कहाँ चली जाएगी, ब्लड में। लेकिन ये ब्लड में पड़ी रहेंगी, करेंगी कुछ भी नहीं, चुप करके बस पड़ी रहेंगी, इनएक्टिव हालत में होंगी ना, ठीक है। तो वैसे भी हमने पढ़ा था कि जो ब्लड प्लाज्मा उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम प्रोटीन्स डाल लेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इनका काम क्या, इनका काम ये होता है कि इन सारी प्रोटीन से मिलकर एक चीज़ बनानी होती है, उस चीज़ का नाम होता है पोर कम्प्लेक्स, ठीक है। पोर कम्प्लेक्स या फिर उसको कहते हैं वाल कम्प्लेक्स, ठीक है। पोर कम्प्लेक्स कहते हैं या उसका वाल कम्प्लेक्स कहते हैं। ये जो पोर कम्प्लेक्स या वाल कम्प्लेक्स है ना, जो कभी हमारे पास पैथोजन होगा, जैसे फ़र्ज़ करो ये मेरे पास कोई जरासीम है, ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या है, एक मतलब जो प्रोटीन थी ना वो इकट्ठी हुई कर पोर कम्प्लेक्स वाल कम्प्लेक्स बनाया, वो इसकी जगह के ऊपर लग जाएंगी, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे लगेंगी तो सारी बात है वो कुछ अंदर ही नहीं जाने देगा, ना पानी ना न्यूट्रिएंट्स, ये वाली चीज़, ये पोर कम्प्लेक्स और वाल कम्प्लेक्स। तो उसकी वजह से क्या होगा, वो हो जाएगा। वैसे जो कम्प्लीमेंट सिस्टम की प्रोटीन्स है ना, ये मौजूद होती है ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, मतलब ब्लड में तो मौजूद है लेकिन ब्लड के प्लाज्मा के अंदर, उसके वैसे ये बात सारों को वैसे भी पता ही होगी, उसके सेल्स वगैरह के अंदर मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो ये जो मैंने चीज़ बताई थी ना एक बार एक्सिया वाली, ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं, जो मैक्रोफेज होते हैं, और या मतलब एपीसीज या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या मैक्रोफेज या बिगेटर, सारों एक ही के नाम है, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफेज वाला काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस वाला काम करते हैं, ये तो आ जाएगा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो मतलब वो उसकी एंटीजन को प्रेजेंट करके इंटरल्यूकिन 1 का पैदा होना, ये चीज़ें नहीं आएंगी। असल में जो चीज़ आएगी वो आएगी पायरेक्सिया, वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।